बोझ भरी बजट और बजट की मोटी मोटी फाइलें अब एक टैबलेट में आ गई है। डिजिटल भारत की तरफ से एक नए अवतार में पेपरलेस बचत यह साबित करता है कि मेरा देश किस तरह से रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। यह बजट न केवल देश की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा करती है, बल्कि आने वाले भविष्य में आर्थिक रूपरेखा का भी गठन करती है। स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट सनमुखन सेठी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था और 2020 और 21 का देश का बजट निर्मला सीतारमण ने पूरी टेबलेट के साथ प्रस्तुत किया है और कुछ ऐसे ही सुधार किए गए जो बहुत ही विचारणीय हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि 2022 का बजट किन किन संशोधन किया गया और किन किन माध्यमों से नुकसान किया गया देश को, और जानते हैं कि बजट होता क्या है और बजट के साथ साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स को कवर करते हैं जो अभी तक अनजाने बने हुए हैं। भारतीय संविधान के द्वारा किस आर्टिकल के तहत भारतीय बजट को बनाया जाता है, आज की वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में कवर करेंगे। सबसे अहम और मुख्य सवाल यह है कि क्या होता है बजट। भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार भारतीय बजट यानी देश का बजट सालाना फाइनेंशियल का लेखा जोखा होता है। केंद्रीय बजट किसी खास वर्ष के लिए सरकार की कमाई और खर्च का अनुमानित डिटेल होता है। सरकार के लिए बजट में जितने एक साल में किए गए पुराने साल का खर्च और कमाई दोनों का डिटेल होता है इस बजट में, और यह बजट केवल एक साल के लिए डिक्लेयर किया जाता है। दरअसल बजट के जरिए सरकार यह पता करने का कोशिश करता है कि पिछले साल की कमाई की अपेक्षा हम अगले साल कितने खर्च कर सकते हैं। देश का बजट पूरी तरीके से जीडीपी पर डिपेंड करता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिना जीडीपी के बजट बनाना संभव ही नहीं है। बिना जीडीपी को जाने सरकार यह तय नहीं कर सकता है कि राजकोषीय घाटा कितना रखना चाहिए या कितना हो सकता है। साथ ही सरकार ये भी नहीं जान पाएगी कि आने वाले साल में सरकार की कितनी कमाई होगी। ये तय करना मुश्किल होगा कि उसे कौन सी योजना में कितना खर्च करना है। यह पूरी तरीके से डिपेंड करता है जीडीपी पे। केंद्रीय बजट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, पहला रेवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट में मोटा मोटा ये होता है कि सरकार ने कितना कमाया और कितना खर्च किया। ये सारे डिटेल रेवेन्यू बजट में होते हैं। और सरकार को कमाई दो तरीके से होती है। पहला उन सरकार को जो रेवेन्यू मिला, और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो से कमाया गया, जो भी बिना टैक्स के माध्यम से कमाया गया। और आम तरीके से इसको समझा जाए तो सरकार जितने भी नागरिकों पर खर्चा किए जाते हैं या फिर सरकार जिसके लिए रोज कामकाज के लिए खर्च करता है डेली यूजेस में, वो रेवेन्यू खर्च से ही खर्च किया जाता है। कैपिटल बजट या उसे पूंजी बजट भी कहते हैं। इसमें सरकार की कैपिटल रिसीट या पूंजीगत प्राप्त की हुई राशि और उसकी ओर से किए गए भुगतान दोनों शामिल होते हैं। सरकार के कैपिटल रिसीप्ट या प्राप्तियों में से जो भी होता है, जो इसे लिया जाता है जनता से, लोन जिसे बॉन्ड के रूप में लिया जाता है, विदेशी सरकारों और वित्तीय रिजर्व बैंकों से लिए गए लोन का विवरण उसी में होता है। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखा जाए तो सरकारी मशीनरी, उपकरण, घर, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा पर होने वाला खर्च शामिल होता है कैपिटल बजट में। कैपिटल बजट में यह भी शामिल होता है कि जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल कमाई से ज़्यादा हो जाता है तो उसे राजकीय घाटा कहा जाता है। 2020 से पहले ब्रीफकेस से भर करके बजट को लाए जाते थे और उसे लोकसभा में पेश किए जाते थे। 2018 के एक वित्त मंत्री बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में लेकर के आए थे। वहीं 2019 में सीतारमण ने एक फाइल में बजट को दस्तावेज किया और उसी के बाद 2020 में निर्मला सीतारमण ने टैबलेट से पूरे भाषण को ख़त्म किया था। तो एक कुछ ग्रोथ हुई पहले और अब की अपेक्षा में डिजिटल बजट को लॉन्च करने में। बजट लॉन्च करने के साथ साथ कुछ बढ़ती जाती है शक्तियाँ। जब बजट लॉन्च होती है उस समय वित्त मंत्रालय में चुनिंदा अफसर होते हैं। बजट दस्तावेज लीक न होने के लिए पूरी तरीके से उनको तैयार किया जाता है और इनमें यूज होने वाले सभी कंप्यूटर को एक नेटवर्क से लिंक कर दिया जाता है। बजट पर काम करने वाले अफसर जितने भी होते हैं कर्मचारी,
उससे 3 हफ्तों के लिए नॉर्थ ब्लॉक के दफ्तरों में ही रखा जाता है, यानी जिस सेक्टर में वो काम हो रहा है उसी के आसपास एक सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। उन्हें बाहर जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होती है। 1947 में हमारा सबसे पहला स्वतंत्र भारत का बजट लागू हुआ था और तब से लेकर के आज तक 73 आम बजट पेश हो चुके हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है, देश में आम बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे सदन में पेश किया जाता है। बजट 2022 का इकोनॉमिक सर्वे 31 जनवरी 2022 को पेश किया गया था। आर्थिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था का एक वार्षिक रिपोर्ट कार्ड होता है जो हर क्षेत्र में प्रदर्शन की जांच करता है और फिर भविष्य में कदम का सुझाव देता है कि रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। अब चलते हैं सीधे मेन पॉइंट पे कि 2022 का बजट जो है वो 22 पॉइंटों में मैंने डिवाइड किया है और 22 पॉइंटों में समझते हैं कि किन किन में सुधार किया गया और कौन कौन से सेक्टर आने वाले देश को बहुत तेज़ी से ले जा सकते हैं। पहला और सबसे खास पॉइंट ये है कि इनकम टैक्स के ऊपर ITR की गड़बड़ी जो थी वो अब 2 साल के भीतर सुधार हो जाएगी। ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, जो बहुत जल्दी ही सुधार किया जाएगा। टैक्स फ्री इनकम का दायरा नहीं बढ़ाया। अघोषित आय पर सेट ऑफ खत्म कर दिया गया। अघोषित आय का मतलब ये होता है कि अनडिक्लेयर्ड इनकम, कुछ लोग अवैध तरीके से कमाते हैं, उन पर वो रोक लगाया गया है। दूसरा सेक्टर है स्वास्थ्य के ऊपर। कोरोना में जितने भी मेंटल है हेल्थ हैं उस पर फोकस किया जाएगा गवर्नमेंट की ओर से और टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में बहुत मदद मिलेगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जांच होगी, ये लॉन्च हो चुका है। एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में देखा जाए तो 5 साल में 60 लाख नौकरियां जनरेट किया जाएगा। 14 क्षेत्रों में शुरू हो चुकी है PLI स्कीम, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इनकम। इस स्कीम के तहत घरेलू और मैन्युफैक्चरिंग आम लोगों को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत ही अच्छी बात है। घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों का बहुत बड़ा ही प्रोत्साहन मिलेगा, यानी उसको इंसेंटिव मिलेगा उनको सेल करने के ऊपर। बिजनेस ग्रो करने में बहुत ही अहम मुद्दा है, बहुत ही अच्छी का। गवर्नमेंट ऐसा अनुमान लगा रही है कि PLI से 30 लाख करोड़ के उत्पादन की संभावना है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या घटेगी। एजुकेशन क्षेत्र में ही बहुत बड़ा बदलाव किया गया, क्योंकि पहले हम लोग क्लास जाते थे कॉलेज करने, लेकिन अब सारा डिजिटल हो चुका है, इसलिए कुछ संशोधन किया गया है। जितने भी टीवी चैनल हैं उस पर एजुकेशन से रिलेटेड 1 से 12 तक की क्लास में 12 ही चैनल हुआ करते थे, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 200 चैनल कर दिया गया है। व्यवसाय शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी, ये तो और भी बहुत अच्छे सवाल है, जो कि घर पर रह करके बेस्ट एजुकेशन लिया जा सकता है। 2 लाख आंगनबाड़ियों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। सोलर एनर्जी के साथ ये जुड़ी कहानी है कि हमारा पेट्रोल का दाम, यानी पेट्रोल की मांग घटेगी तो हमारे सिटी पोल्यूशन से भी बचेगी, बहुत अच्छी है। महिलाओं के लिए कुछ खास तरीके की व्यवस्था किया गया और इस व्यवस्था में महिलाएं बहुत ही खुश होंगी, क्योंकि जितने भी पॉलिश किए गए हीरे जवाहरात थे उनके भाव सस्ते कर दिए गए। रत्नों पर सीमा शुल्क घटा करके 5% कर दिया गया और मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, संगम, आंगनबाड़ी और पोषण के 2.0 वर्जन को लॉन्च कर दिया गया, जिससे बहुत ही मदद मिलेगी महिलाओं को रोजगार करने में। बहुत सारे ऐसे भी घर होते थे जो कि महिलाओं को काम करने नहीं जाते थे, अब उनको और भी हेल्प मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। आम आदमी के ऊपर भी कुछ बजट ऐसे लॉन्च किए गए हैं कि गरीबों के लिए 48,000 करोड़ रुपये से लेकर के इतने पैसे का 80 लाख घर बनाने का योजना शामिल है, बहुत ही अच्छी बात है। शहरी इलाकों में PM आवास योजना को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जो कि रूरल एरिया में जो लोग रोड पे रहते हैं उनको घर दिया जाएगा, बहुत ही अच्छी बात है। 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग एंड ATM की सुविधा दी जाएगी, जो कि लोकल एरिया तक कनेक्ट कर सके, ये भी बहुत अच्छी बात है। किसान के ऊपर बजट लॉन्च किया गया है, उसमें सबसे अहम मुद्दा को जोड़ा गया वो है डिजिटल सर्विसेज, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। तो एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि डिजिटल सर्विस हर एक कोने में पहुंचाया जा सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर ऑनलाइन किसानों को अगर टीचिंग देना शुरू कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा रोजगार उसमें मिल सकता है और बहुत अच्छी क्वालिटी से हमारे देश से ट्रांसपोर्ट किया जा सकते हैं। MSP में
2.37 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएंगे। ये भी बहुत अच्छी बात है एमएसपी के तहत। और 1000 LMT धान की खरीदी का अनुमान है किसान से। बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। एमएसपी का मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि आप किसी भी चावल हो धान हो को खरीदने अगर मार्केट में जाते थे तो 14 और 15 रुपये केजी खरीदते थे। लेकिन एमएसपी में ये होता है कि गवर्नमेंट एक फिक्स अमाउंट तय करती कि इतने में हम पैसे या 14 रुपये, जैसे मार्केट में 15 रुपये खरीदा लेकिन गवर्नमेंट 17, 18 रुपये, 19 रुपये खरीदती है। तो ये बेनिफिट होता है तो गवर्नमेंट से बेचने के लिए, जो कि कुछ रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट से किसान को। रेलवे के ऊपर भी कुछ बजट लॉन्च किया गया है, वो है गति शक्ति स्कीम के तहत 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे। 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन बनाए जाएंगे। वंदे भारत तो इसे भारत में बहुत ही रफ्तार से चलने वाली ट्रेन माना जाता है। उसी तरह से अभी और लॉन्च होंगी 400 3 साल। 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क कवच तकनीकी से कवर होंगे, यानी डिजिटल कनेक्ट किए जाएंगे और उसको कंट्रोल किया जाएगा। डिफेंस सेक्टर में बहुत ही बड़े बदलाव हुए हैं कि पिछले साल की अपेक्षा में इस साल बजट को बढ़ावा दिया गया है। पहले था 4.78 लाख करोड़ रुपये, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 5.25 करोड़ रुपये की बजट कर दिया गया है। डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे हथियार आते हैं, बहुत सारा ऐसे सबमरीन होते हैं एयरफोर्स के लिए, एरोप्लेन वगैरह होते हैं, एयर हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं, तो उन सब में बढ़ावा दिया गया। बहुत ही अच्छी बात है। वोकल फॉर लोकल के तहत 68% खरीदारी अब होती है पहले की अपेक्षा में। पहले यह था 58%। आयात की जगह अब रक्षा उपकरण देश में ही बनेगा। बहुत ही बढ़िया। अगर हम बाहर से किसी सामान को मंगाते थे रक्षा के लिए, गोली बंदूक तोप हो गया, कुछ भी सामान अगर बाहर से बनाते उसको अगर देश में ही बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी, रोजगार भी बढ़ेगा। और हम यहाँ से अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं या दूसरे शहर में तो उससे हमें रेवेन्यू भी जनरेट हो पाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है देश के लिए। अगला और मुद्दा बजट है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, जो कि क्रिप्टो करेंसी आरबीआई खुद 2023 में लॉन्च करने वाली है और उससे क्रिप्टो करेंसी पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। तो सबसे बात यह है कि आरबीआई जो है अभी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर करेंसी पे कभी भी टैक्स नहीं लगा सकता है। तो अभी अगर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉकचेन के द्वारा बनाया जा सकता है। अगर किसी को नॉर्मल कोडिंग आता है तो भी क्रिप्टो करेंसी को बना सकता है। तो ये भी रेगुलेशन में है, अभी लॉन्च किया नहीं जाएगा कि किस पे नियम लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। और कभी भी अगर आरबीआई अगर करेंसी लॉन्च नहीं कर सकती क्योंकि उसको पे टैक्स मिलेगा नहीं, तो वो किसी और माध्यम से लॉन्च कर सकती है। इस पर भी बहस चल रहा है। अगला बजट जो लॉन्च किया गया हुआ है जीडीपी और जीएसटी से लेकर के इकोनॉमिक 9.2% की दर से बढ़ाने का उम्मीद है, यानी देश का जो जीडीपी नॉर्मल है 9.2 है उसको बढ़ाना है ऊपर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन पर भी फोकस किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। जीएसटी कनेक्शन पहले से 1,40,000 करोड़ रुपये बढ़ा है, यानी 1,40,000 लोगों ने ज़्यादा कनेक्ट किया। अच्छी बात है कि जीएसटी कनेक्शन पर लोग जुड़ेंगे तो बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प मिलेगा, सरकार भी हेल्प करेगी, कुछ अदर कम्युनिटीज़ जो होंगे उनको भी हेल्प करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है ये जीएसटी से कनेक्ट करना। एमएसएमई के लिए 5 साल में 6,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जो कि छोटे छोटे व्यापारियों को बहुत मदद करेगा। उद्योगों में 5.54 लाख करोड़ रुपये से बढ़ा करके 7.55 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान दिया गया है। निवेशों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और सरकारी मदद मिलेगी। एमएसएमई के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि 6,000 करोड़ रुपये को बढ़ोतरी मिलेगा, जिसमें छोटे छोटे व्यापारियों को स्केल करने में बहुत मदद मिलेगी। अगला बजट निकल के आता है टूर एंड ट्रेवल्स पे। बहुत ही अच्छी है कि 2022 से लेकर के 23 में ई पासपोर्ट की सुविधा बनाई जाएगी। क्या मस्त ज़बरदस्त है। यह RFDI और बायोमेट्रिक्स पे काम करेगा। क्या चीज़ है कि एक ATM की तरह हमारा पासपोर्ट बन जाएगा, उसमें एक चिप लगा होगा, जो कि ई पासपोर्ट बनेंगे हमें चिप्स लगा होगा जो हमारी सारी डेटा और इन्फॉर्मेशन उसमें कैप्चर रहेगा ATM की तरह। अगला बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, जो 2025 तक सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछा देना है। बहुत ही ज़बरदस्त। नेशनल हाईवे को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। हाईवे के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान दिया गया है, खर्च किया गया है। इस बजट के लिए कस्टम नियम आसान किए जाएंगे, हो सकता है ये विदेश के लिए हो।
बैंकिंग को लेकर के सबसे बड़ा और अहम लॉन्च जो किया गया है कि वह ये है कि हर एक राज्य को 1 करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है कि 2021 से 22 में कुल खर्च 37.7 लाख करोड़ रुपए होगा। एक बैंकिंग की ओर से एक अनुमान लगाया गया जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए वो गवर्नमेंट देगी, यानी बजट के द्वारा से दिया जाएगा, ताकि राज्यों को इकोनॉमी में ग्रोथ करने में बहुत हेल्प मिले। आने वाले समय में हमें 5G की सर्विसेज मिलने वाली है, जो 2022 में बजट की तरह लॉन्च किया गया, जो है कि 5G स्पेक्ट्रम को बहुत जल्द नीलामी किया जाएगा और सभी मोबाइल को 5G टेक्नोलॉजी से लॉन्च किया जाएगा। ज़्यादातर गांव में अब फाइबर कनेक्टिविटी होंगे। यह एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। गो ग्रीन यानी क्लीन एनर्जी, ई वाहन में यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में चार्जिंग स्टेशन की जगह बैटरी को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ये भी एक नीति लाया गया है। बहुत ही अच्छी बात है कि चार्जिंग करने में आधा घंटा समय लगेगा, बैटरी 10 मिनट पर बदला भी सकते हैं, तो हमारे पास समय बचेंगे और इससे बैटरी ज़्यादा रिसाइकल होगा तो कंपनियों को ग्रो मिलेगा। ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देना और नॉन ब्लेंडेड फ्यूल पर सरचार्ज। ब्लेंडेड फ्यूल और नॉन ब्लेंडेड फ्यूल का डिफरेंस ये है कि अगर कोई भी फ्यूल को बनाया जाता है, प्योर फ्यूल, उसमें इथेनॉल होता है और जाहिर सी बात है इथेनॉल को हम ड्रिंक्स के रूप में जानते हैं, यानी एल्कोहल के रूप में जानते हैं। और सीधा सा बात है कि अगर एल्कोहल से हम गाड़ी को चला सकते हैं, लेकिन ब्लेंडेड और नॉन ब्लेंडेड में डिफरेंस ये तय करता है कि अगर जो प्योर फ्यूल है उसमें 8 से कम एथेनॉल का यूज हो तो हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने में बहुत मदद करता है। अब नॉन ब्लेंडेड फॉर्म जो है वो 8% से ज़्यादा एथेनॉल को यूज करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसान है, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा छोड़ेगा तो ओजोन लेवल में भी हमारे पे वो ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा और हमारे सांस लेने में हमारे सिटी को भी बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन करेगा। सोलर एनर्जी के जरिए आंगनबाड़ी में बेहतर समाधान, यानी आंगनबाड़ी को भी डिजिटल करने की संभावना है। अगर फ्यूल के सेक्टर को कम करके अगर सोलर प्लेट की अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के माध्यम से जाया जाए तो जो NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां उन बहुत बड़ा बूस्ट में देखने को मिलेगा, जैसे में टाटा पावर, टोरेंट, ग्रीन पावर और अडानी ग्रीन जैसे कंपनियों को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगी, ग्रो करने में ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। अगला इंडस्ट्री आता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ऑडियो और वीडियो गेमिंग को विकसित करने में समिति बनाएगी। यानी आज की दुनिया इतना डिजिटल हो गया कि सारे लोग वीडियो फॉर्मेट में देखना पसंद करते हैं और डिजिटल रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से 2020 में कोरोना के बाद देश बहुत ही तेज़ी से ग्रो किया है डिजिटल क्षेत्र के मामले में। इसी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए विशेष तरह का कानून बनाया जाएगा, जो कि इसमें किसी को हार्मफुल या किसी को नुकसान न पहुँचा जा सके। कोऑपरेटिव के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं और वो ये है कि कोऑपरेटिव टैक्स पर 18% से हटा करके 15% कर दिया गया। इस पर सरचार्ज में भी कटौती किया गया, 15 से घटा करके 7 कर दिया गया। अब कोऑपरेटिव पॉइंट क्या है? अगर कोई भी कंपनी सामान बनाती है तो उसको एक्चुअल प्राइस को छोड़ करके उसको जितना कमाई हुआ उस पर 18% का GST लगता था, तो उस पर GST ज़्यादा लगता था तो उसको घटा करके 15% कर दिया गया है। अब सरचार्ज का मतलब ये क्या है कि अगर हम किसी चीज़ का हम लोन लेते हैं, बाई चांस हम 1 लाख रुपए का किसी बिजनेस के लिए लोन लिए, अब उसमें हमें सरचार्ज यानी टैक्स लगा दिया गया 12%, 18%, 15%। तो हमको अगर EMI पे करना हो तो 18,000, 15,000 या 12,000 रुपये ऐसा हो जाता है, लेकिन वो घटा करके 7,000 कर दिया गया है, यानी 7 पॉइंट कर दिया गया। तो हमें से EMI की स्कीम भरने में भी बहुत आसानी होगा और छोटे छोटे बिजनेसमैन को भी एक बैकग्राउंड सपोर्ट मिलेगा। हमारे कुछ राज्यों की वजह से कुछ घाटा में चला गया पिछले बजट के अनुसार। वो ये है कि 6.9% होने का नुकसान हुआ है पिछले साल की अपेक्षा में, यानी 2019 में 6.8 था, अभी 6.9 नुकसान में चल रहा है। हमारा बजट जो देश का था वो खर्च ज़्यादा कर दिया है, कमाया कम है। और इन सेक्टरों में कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं और वह है कि 300 से ज़्यादा कस्टम ड्यूटी
रियायतें जो होंगी वो बंद होंगी। दूसरा यह है कि आर्टिफिशियल गहने और हेडफोन्स महंगे हो चुके हैं। छाते पर 20% ड्यूटी बढ़ाई जाएगी और इम्पोर्टेड छाते को महंगे किए जाएंगे और उसमें कुछ सस्ते भी किए गए। और ये है कि कृषि उत्पाद, केमिकल, टेक्सटाइल और मेटल चीज़ों को सस्ता किया गया। बहुत ही अच्छी चीज़ है कि कृषि में उत्पादन के लिए जितना खर्च हो जाता है बेचारे किसान कमा ही नहीं पाते हैं, तो एक अच्छा है। फ़ोन, चार्जर और मोबाइल कैमरा लेंस पर भी छूट मिलेगी। फर्नीचर, फिटिंग, पैकेजिंग, बॉक्स, लेदर गारमेंट्स और फुटवेयर पर भी कुछ चीज़ों तक छूट दिए जाएंगे, सामान को सस्ते किए जाएंगे। तो दोस्तों ये था कुछ 2022 का टैबलेट फॉर्म से पेश किया गया बजट, पेपरलेस बजट। दोस्तों ये था टैबलेट से प्रस्तुत किया गया हमारा 2022 का बजट। इसी पे पूरा हमारा 2022 और 23 रन करने वाला है, इसी बजट के ऊपर। यही हमारा देश का फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आने वाले एक साल में क्या हमारा देश होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो पसंद आई होगा। पसंद आई थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो लाइक करके सब्सक्राइब का बटन में जरूर दबाइएगा और कमेंट में एक प्यारा सा जरूर सा कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।